गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे और तैयारी सभी की अच्छी चल रही होंगी। चलिए इसी क्रम में हम ये आज का मॉडल सेट लेंगे। मॉडल सेट लेने से पहले आप लोग के लिए एक लाइन है। कहा जाता है कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। इसी लाइन के साथ हम लोग आज की कक्षा स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले की भांति हम लोग पहले क्या करेंगे, आप लोग को क्वेश्चन टोटल दिखाएंगे, जिससे आप लोग कॉपी कलम लेके पहले क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा, उसके बाद हम लोग हॉल पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये आप लोग की स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 2 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये टोटल लास्ट क्वेश्चन रहा 30। आई होप सभी आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। वीडियो को रोक के या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आपने क्वेश्चन को बना लिए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे और इसका सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे जितने बनाए हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ, हमने इतना अटेम्प्ट किए। इससे क्या होगा कि आपके प्रैक्टिस में इन्हांस होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा, निम्न में से करा निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? कौन सा शासक है जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा, वर्ण व्यवस्था का जो व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ था? एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किस शासक के लिए हुआ था? तो देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए ही एका ब्राह्मण शब्द का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, 3 लेंगे। कह रहा है कि इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त हुआ? मतलब सिल्क रूट किसके द्वारा लाया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वही आंसर होगा, कुषाण के द्वारा, कुषाण शासकों द्वारा सिल्क रूट को नियंत्रण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। 4 में क्या करा कि किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे? किस कुषाण शासक थे जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे? तो देखिए ये कनिष्क ही था, कनिष्क कुषाण शासक था। ये कनिष्क के द्वारा सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा जारी किए गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। कह रहा है कि किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्माण पर दुख प्रकट किया था? कौन पश्चिमी विद्वान था जिसने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? मतलब उसका निर्गमन सोने से, अगर भारत से सोना जाता था वो दुख प्रकट किया था। ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा यही सही होगा, प्लिनी। प्लिनी विद्वान जो था वो दुख प्रकट किया था कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत से सोना का मतलब बाहर निकल रहा है, इसलिए उसने दुख प्रकट किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने से इस पर किया गया कार्य होता है। कौन सा कार्य होता है? देखिए एक पिंड है जो एक वृत्त पे घुमाया जाएगा तो उसका किया गया कार्य जो होगा शून्य होगा, न ही धनात्मक होगा न ही ऋणात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कह रहा है कि पलायन वेग क्या होता है? बताना है कि पलायन वेग क्या होता है। तो देखिए पलायन वेग जो होता है, किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर जाने
के लिए न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल से वो पार कर जाए उसे पलायन। कोई वस्तु 12.5 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर कोई वस्तु धरती से फेंका जाए तो वो पलायन कर जाएगी और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी और वो कभी धरती पे गिरेगी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 में क्या कह रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ का सृजन, कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम के विरुद्ध है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में कह रहा है क्रायोजेनिक इंजन कहाँ उपयोग किया जाता है? जो क्रायोजेनिक इंजन है वो कहाँ प्रयोग किया जाता है? देखिए क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट टेक्नोलॉजी में होता है। इसी टेक्नोलॉजी से रॉकेट उड़ती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किस नियंत्रित होता है? मतलब किससे नियंत्रित होता है? जैसे यहाँ किससे नियंत्रित होता है? तो परमाणु के कक्षाओं को भरने को, देखिए परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु के कक्षाओं को भरने का जो नियंत्रण होता है अफबाऊ सिद्धांत द्वारा होता है। अफबाऊ सिद्धांत द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहा है मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है? मेघालय का जो पठार है वो किसका भाग है? देखिए मेघालय का जो पठार है प्रायद्वीपीय खंड का पठार है। प्रायद्वीपीय खंड का पठार है। अब आगे अगला देखेंगे। देखिए बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया जो होता है वो किसका परिणाम है? तो देखिए बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। कह रहा है कि अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? कौन सा चट्टान है इनमें जो जीवाश्म नहीं पाया जाता है? देखिए ग्रेनाइट जो चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति चट्टानों से होती है। किस चट्टानों से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है? तो देखिए अग्नेय तथा तलछटी चट्टान होती है उसी से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? कौन इसमें से रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? देखिए ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं होता है, सेम चट्टान ही होता है। और ये संगमरमर, कारियोलाइट, स्लेट ये सब रूपांतरित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? देखिए अनुच्छेद 51 जो है भारत के विदेश नीति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? संसद कोई भी कानून बना सकती है। इसका जो आंसर होगा बिना किसी राज्य के सहमति से संसद कानून बना सकती है। किसी का सहमति नहीं लेना है। अंतर्राष्ट्रीय अगर संधि जैसे बनाना है तो किसी राज्य के उसको अधीन नहीं होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। देखिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो संसद की अस्थाई समिति नहीं है? संसद की अस्थाई समिति नहीं है। देखिए लोक लेखा समिति जो है अस्थाई समिति है, आकलन समिति अस्थाई समिति है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति ये भी अस्थाई समिति। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, सभी अस्थाई समिति है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट, मार्शल कोर्ट अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। देखिए ये गलत है। देखिए जो मार्शल कोर्ट होता है ये सैन्य का होता है, इसका अलग कोर्ट होता है, न कि सर्वोच्च न्यायालय में इन लोगों को सुनवाई होता है। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल कोर्ट के साथ किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या करा? 20 में करा भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें है?
किसमें निहित है? तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है उसके संख्या में वृद्धि करने का जो शक्ति है वो सांसद में है, किसी और में नहीं। सांसद द्वारा ही उसकी संख्या में वृद्धि या कमी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो घाटे की वित्त व्यवस्था होती है उससे अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, कह रहा है कि भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? ट्रेजरी बिल प्रणाली को कब समाप्त कर दिया गया था? देखिए, ये जो 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया था। कब किया गया था? 31 मार्च 1997 को ट्रेजरी बिल प्रणाली जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्य सरकार द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? कौन सा जो कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क है वो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसे एकत्रित और नियंत्रित किया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आयकर विभाग द्वारा जारी जो पैन कार्ड निम्न में से किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? जो पैन कार्ड होता है वो किस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है? देखिए, जो पहचान का प्रमाण पत्र हो जाएगा उसमें, पंजीकृत करदाता का प्रमाण पत्र हो जाएगा, जन्म तिथि का प्रमाण, देखिए पता उसमें नहीं होता, पते का प्रमाण पत्र नहीं होता। देखिए, पैन कार्ड आप उठा कर देखिएगा उसमें पता आपका नहीं दिया रहेगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में क्या कह रहा है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नीति आयोग विषय, देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पे किया गया था, ये सही है। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होते हैं। इसमें देखिए एक पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होते हैं। ये देखिए, इसको हटा लेंगे। देखिए, इसका गठन योजना आयोग के स्तर पर होता है, ये सही था। इनमें से एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होते हैं, ये गलत है। देखिए, पूर्णकालीन अध्यक्ष इसमें नहीं होते। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, ये सही है। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे। 26 में क्या कर रहा है? देखिए, 26 कह रहा भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना आपको बताना है। तो भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे। 27 में कह रहा है 3 बीघा कॉरिडोर किस देश को जोड़ता है? जो 3 बीघा कॉरिडोर है किन दो देशों को जोड़ता है? तो देखिए, ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को बीच में जो जोड़ने वाला सीमा रेखा है उसी को जोड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 लेंगे। 28 में क्या कर रहा है? 28 में कह रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? जो पृथ्वी से हम चंद्रमा देखते हैं उसका कितना प्रतिशत भाग हम देख सकते हैं? तो 57% भाग हम लोग देख सकते हैं। 57% भाग हम लोग उसका देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 लेंगे। 29 में कह रहा है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भारत की जो जनजाति क्षेत्र है सबसे बड़ी कौन है? तो ये भील जनजाति है, भारत में सबसे बड़ी है, इसी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिए, इसमें बताना है कि कौन सा मिलान आपको गलत है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, सही है। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, सभी सही है। इनमें से कोई मिलान गलत नहीं है, इनमें से सभी सही है। आई होप आपने सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे और आप लोग को कितना नंबर आया वो ज़रूर बताएं कि आप लोग 30 में 20 लाए या 21 लाए या 5 लाए या 10 लाए। अगर नंबर आपका कम आ रहा है तो इससे घबराने की, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति कम नंबर से ही आगे बढ़ता है तो आप होपलेस नहीं हो। अगर जितना भी नंबर आ, 2 भी नंबर आ रहा है तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप प्रोग्रेस में, आप ग्रोथ कर रहे हैं। जब तक आप गलतियां करेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। चलिए, इसी के साथ अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। और जैसे आप लोग जितने सपोर्ट करेंगे उतने हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाएंगे। और इसी के साथ आपका एक
सरकारी नौकरी पाने का जो सपना हो जल्द से जल्द पूरा हो। मेरा यही थी, मतलब आपके प्रति जो मेरा किया हो गया मेहनत हो वो सफल हो। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।